हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे पावर शेयरिंग क्लास 10। तो पावर शेयरिंग इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड और उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक स्कूल होता है और वहां पे हेड कौन होता है? प्रिंसिपल। और स्कूल में डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन और उनके नीचे डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो स्कूल का हेड कौन होता है? प्रिंसिपल होते हैं। सेकेंडरी सेक्शन के हेड कौन होते हैं? मोस्टली वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं। प्राइमरी सेक्शन के हेड कौन होते हैं? हेड मास्टर्स होते हैं। उसके बाद जो क्लास आते हैं उनके हेड कौन होते हैं? उनके होते हैं क्लास टीचर। तो हमने इस डायग्राम में क्या देखा? द पावर हैज बीन शेयर्ड बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द स्कूल। हमने यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में पावर शेयरिंग देखी कि प्रिंसिपल मोर पावरफुल, उसके बाद हमने उन्होंने अपनी पावर को शेयर कर दिया वाइस प्रिंसिपल एंड एचएम में, और फिर पावर शेयर हुई क्लास टीचर्स में। तो हम यही पावर शेयरिंग पढ़ेंगे एट नेशनल लेवल कि नेशनल लेवल पे पावर को शेयर किस तरीके किया जाता है। तो पावर शेयरिंग के आइडियाज को हम समझने के लिए सबसे पहले दो केस स्टडी पढ़ेंगे। और पहली केस स्टडी है बेल्जियम की। बेल्जियम यूरोप में एक कंट्री है, बहुत ही छोटी कंट्री है, यूरोप में हरियाणा के बराबर। और बेल्जियम में क्या थे? 59% डच बोलने वाले लोग थे जो बेल्जियम के नॉर्थ पार्ट पे रहते थे, जिसको हम फ्लेमिश रीजन बोलते थे। याद रखना, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और 40% डच फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले लोग थे जो साउथ पार्ट में रहते थे, जिसको वलोनिया बोलते थे। और 1% जर्मनी थे जो ईस्ट बेल्जियम में रहते थे। ठीक है, याद रहेगा, रिपीट करता हूँ। 49% वहां डच बोलने वाले थे जो नॉर्थ जर्मनी में, जो नॉर्थ बेल्जियम में रहते थे, जिसको हम फ्लेमिश रीजन बोलते थे। 40% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच, जो कहाँ रहते थे? साउथ बेल्जियम में रहते थे, जिस पार्ट को वलोनिया बोलते थे। ठीक है। और बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या थी? सिचुएशन अलग थी। वहां सिचुएशन क्या थी कि यू हैव ओनली 20% पीपल हु आर डच स्पीकिंग। ब्रुसेल्स में सिर्फ 20% लोग रहते थे जो कौन बोलते थे? डच बोलते थे। एंड द 80% ऑफ पीपल हु आर स्पीकिंग फ्रेंच, जो क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। ठीक है। तो आपने क्या देखा? ये देखा कि प्रीडोमिनेट पॉपुलेशन इन बेल्जियम इज डच स्पीकिंग, बट उनकी जो कैपिटल थी वहां पे सिचुएशन क्या थी? डिफरेंट थी। वहां पर डच माइनॉरिटी में थे और फ्रेंच मेजॉरिटी में थे, जबकि जो कैपिटल ब्रुसेल्स है वो फ्लेमिश पार्ट में आती थी, जहां पे डच लोग रहते थे। और वहां पे दो प्रॉब्लम थी। जो पहली प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहली प्रॉब्लम थी द माइनॉरिटी फ्रेंच was rich and powerful, got the benefit of economic development and education। जो वहां पे फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, वहां पे सारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे और वो किसको मिलते थे? फ्रेंच को मिलते थे कंपेयर डच, और रिच और पावरफुल थे वो। दूसरी क्या थी कि डच लोग जो पूरी कंट्री में मेजोरिटी में थे, वो कैपिटल में क्या थे? माइनॉरिटी में थे। और इनके जो कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस थे वो बहुत ज्यादा थे। और इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 से 1933 तक 4 बार चेंजेस करे। यानी 4 चेंजेस करे, तब जाके उनके यहाँ सुख और शांति आई। पहला चेंज क्या करा उन्होंने? द नंबर ऑफ डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई और नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो क्या रखे? इक्वल रखे। जितने फ्रेंच थे उतने ही डच थे। And some social and some special law required the support of the majority of the member from the each linguistic group। जैसे कोई स्पेशल लॉ बना, सपोज करिए, अब वहां पे फ्रेंच बोलने वालों ने उस लॉ के लिए क्या कह दिया? यस। और डच ने उस लॉ के लिए क्या कह दिया? नो। तो वो लॉ नहीं पास होगा। माने स्पेशल लॉ पास होने के लिए दोनों रिप्रेजेंटेटिव लोगों का यस होना, बोलना जरूरी था। सेकंड क्या? The state government are not subordinate to the central government। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कुछ जो लॉस थे वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट वर्क करती थी, वो किसी के अंडर में काम नहीं करती थी। थर्ड, ब्रुसल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। उन्होंने अपनी कैपिटल ब्रुसेल्स के लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाई और वहां पर बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन।
और फ्रेंच लोगों ने ये बात इसलिए मान ली क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने में डच लोगों ने ये बात मान ली थी। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट को हम क्या बोलते थे? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द लैंग्वेज ग्रुप, जो लैंग्वेज पे बेस होती थी। और वहां पे जैसे 3 डिफरेंट लैंग्वेज के लोग थे, डच, फ्रेंच एंड जर्मनी। तो यहाँ इनकी अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, जो उनके लिए कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से रिलेटेड पॉलिसीज बनाती थी एंड लॉ बनाती थी। तो इस तरीके बेल्जियम में क्या हुआ, उन्होंने अपनी पावर को शेयर करा, और इतने ज्यादा डिफरेंसेस होते हुए भी वो कैसे सुख और शांति से रहते थे, जो कि लिए आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। अब हम उस देश के बारे में पढ़ेंगे जहां पे हनुमान जी ने अकेले जाके क्या लगा दी थी? आग। और उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है श्रीलंका, जो इंडिया का क्या है? नेबरिंग कंट्री है। अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी बेल्जियम से। क्या से? वहां पे जो मेजोरिटी में थे वो थे सिन्हाला बोलने वाले, और जो 74% थे, ठीक है, मतलब वहां पे 74% कौन थे? सिन्हाला थे, सिन्हाला बोलने वाले थे। और वो मोस्टली कौन थे? वो मोस्टली थे बुद्धिस्ट। मोस्टली कौन थे? बुद्धिस्ट थे। 80% तमिल स्पीकर थे, तमिल बोलने वाले थे, जो दो में डिवाइड थे। एक श्रीलंकन तमिल माने नेटिव तमिल जो वहीं के थे, और एक इंडियन तमिल्स जो माइग्रेट होके आए थे, जो ब्रिटेन में इंडिया में जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था तब माइग्रेट होके आए थे वहां पर। और 7% वहां पे कौन थे? 7% वहां पे क्रिश्चियन थे। जो 7% क्रिश्चियन थे वो दोनों लैंग्वेज बोलते थे, वो सिन्हाला भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे। और जो तमिल स्पीकर थे वो मोस्टली हिंदू और मुस्लिम थे, और सिन्हाला कौन थे? अभी बताया, बुद्धिस्ट थे। इन 1948 जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ, तो सिन्हाला कम्युनिटी वाज इन द मेजॉरिटी, सो दे हैड फॉर्म द गवर्नमेंट। और वो वहां पर पावर में आए, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। और वहां पे जो गवर्नमेंट ने काम करा वो मेजोरिटिज्म पे काम करा। किस तरीके की? 1956 में उन्होंने एक एक्ट बनाया, और उस एक्ट के तरीके उन्होंने दो चीज करी। पहली क्या करी? सिन्हाला द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। सेकंड क्या करा? उन्होंने जितनी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज थी गवर्नमेंट जॉब की, वहां पे सिन्हाला को फेवर करा जाता था। माने जो तमिल्स थे उनको क्या करा जाता था? इग्नोर करा जाता था। फेवर किन्हें कराया जाता? सिन्हाला को। माने अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में उनको एडमिशंस मिल जाते थे, जॉब में उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दी जाती थी सिन्हाला लोगों को। ये कब हुआ था? 1956 में। और इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत बुरा पड़ा तमिल्स पे। जो तमिल थे वो दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट एंड द मेजर पार्टीज डू नॉट केयर अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। वो सोचते थे ये लोग हमारे कल्चर और लैंग्वेज के बारे में केयर नहीं करते हैं। उन्हें ये लगता था कि ये हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। उन्हें लगता था कि जो उनके जो बेसिक राइट्स थे वो छीने जा रहे हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, उनको डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है। ठीक है, जॉब्स में और जो अदर अपॉर्चुनिटीज थी वहां पर उन्हें इग्नोर करा जाता था। तो ये सब इम्पैक्ट पड़ा तमिलों पे। और इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद जैसे रिलेशनशिप टूट जाते हैं, उसी तरीके सिन्हाला और जो तमिल थे उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए। और डिफरेंसेस आने के बाद तमिल जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने क्या करा? अपनी खुद की पार्टीज बनाई और स्ट्राइक लॉन्च करी। और उन्होंने गवर्नमेंट से क्या डिमांड करी? कि तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि तमिल को भी क्या करा जाए? ऑफिशियल लैंग्वेज करा जाए। और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, माने जॉब और एजुकेशन में उन्हें भी बराबर हिस्सेदारी दिया जाए, और तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस करा जाए। मगर श्रीलंका में क्या था? वो मेजॉरिटी में चलते थे, तो उन्होंने क्या करा? अपनी जो उनकी डिमांडेड जितनी भी तमिल की डिमांड थी उनको क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। और जो उनकी डोमिनेट वाली पॉलिसी थी वो चलती रही। इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां पे टू कम्युनिटीज के बीच में क्या हो गया? सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। याद रखो कि जो सिन्हाला लोग थे वो मोस्टली रहते थे नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में रहते थे। और उन्होंने एक ये भी डिमांड करी थी कि हम लोगों के लिए एक अलग देश बना दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट में एक अलग देश बना दिया जाए जहां पे श्रीलंकन तमिल रहेंगे। तो अब क्या हुआ? जब उन्होंने गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड
डिनाई कर दी तो दोनों तरफ से क्या हो गई, सिविल वॉर हो गई। पूरे श्रीलंका में एक तरीके से क्या लग गई, आग लग गई। सिविल वॉर जानते हैं, अ वॉर बिटवीन द सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री, जब एक देश के लोगों के बीच में ही आपस में क्या होने लगे, लड़ाई होने लगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिविल वॉर। तो श्रीलंका में क्या हो गई, सिविल वॉर हो गई, जिससे बहुत ही ज्यादा मतलब कहते नहीं, उसका एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री, मैंने बहुत लोग मारे गए, हजारों लोग ये देश छोड़ के चले गए, और इससे श्रीलंका को बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यहां पर आपने देखा कि दोनों देशों में सिचुएशन सेम थी, एक तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, मगर जो पावर शेयरिंग का फॉर्म था बेल्जियम में क्या था, अलग था, और श्रीलंका में क्या था, अलग था, जिस वजह से दोनों देशों की कंडीशंस क्या हुई, अलग हुई। बेल्जियम में जहां सुख शांति थी, वहीं श्रीलंका की लंका लगी हुई थी, मतलब इस सिविल वॉर से पूरी तरीके। तो आपने क्या देखा कि देखो बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसी, दोनों देशों में डेमोक्रेसी थी, मगर जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग था वो क्या था, डिफरेंट था। बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में उन्होंने अदर लैंग्वेज का जो माइनॉरिटी में थे उनके उनको रिस्पेक्ट करा, उनकी फीलिंग को रिस्पेक्ट करा, और पावर शेयरिंग में उनको इक्वल बांट दिया, मगर श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से श्रीलंका की कंडीशन अलग रही और बेल्जियम की कंडीशन अलग रही। तो ये इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आइडियाज ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।